पत्थर के खंभे की रून्स चमक उठीं और लहू के रंग की रोशनी ने आग के बाग को फाड़ दिया और वो उस एक्सपर्ट की तरफ बढ़ती चली गई। वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट हिला तक नहीं, वह सीधे रोशनी की चपेट में आ गया और खूनी धुंध में फट गया। ऐसा नहीं था कि वह हिलना नहीं चाहता था, बल्कि उसे एक तरह की रहस्यमय ऊर्जा ने जकड़ लिया था और वो हिल नहीं सकता था। वह सिर्फ उस रोशनी को उसे मारते हुए देख पाया। इसने न सिर्फ उसके भौतिक शरीर को नष्ट किया, बल्कि उसकी ह्यूमन स्पिरिट को भी मिटा दिया। अब तुम सब संतुष्ट होगे? राघव अब जाकर धीरे से वापस मुड़ा, जिससे ऐसा लगा जैसे उसने सचमुच एक पाद से ही उस सोल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट को मार दिया हो। हर कोई हक्का बक्का रह गया। जो बॉस लड़ रहे थे, उनके चेहरे पर भी अजीब भाव थे। राघव वाकई में एक साधारण राह पर नहीं चलता था। एक पाद से भी उसने एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट को मरवाने में धोखा दे दिया। वह दुष्ट था। इससे पहले सेकंड बॉस अब भी बेचैन था और उनके लिए डरा हुआ था, इसलिए वो खुलकर लड़ नहीं पा रहा था। इस तरह वो उन्हें बचाने में सक्षम होता, लेकिन अब वो पूरी तरह से निश्चिंत था। वो छोकरा दुष्ट था और उसके लिए चिंता करना बेकार था। इसके बजाय उसे इन सोल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स के लिए चिंतित होना चाहिए। राघव से टकराना उनकी बुरी किस्मत थी। अनिल और केतन खुश हो गए। उनके ठीक पीछे इतना भयानक सुरक्षा तावीज था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। अगर इनमें से कोई भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट उनके करीब आने की कोशिश करता, तो वे पत्थर के खंभों के करीब पहुंच जाते और फिर वे अपनी पूरी ताकत दिखाने की हिम्मत नहीं करते। अगर वे पत्थर के खंभों को छूते तो वे मर जाते। राघव, थोड़ा आराम कर ले। मैं भी थोड़ा नाम कमाना चाहता हूं। ये देखकर कि राघव ने ऐसी डिवाइन शक्ति का प्रदर्शन किया है, अनिल ने जल्दी से उसे पीछे खींचा और आगे बढ़ गया। अनिल ने अपनी छाती बाहर निकाली और अकड़ते हुए गाली दी, तुम छोटे छोकरों, तुम्हारा बाप यहां है। जल्दी करो और खुद को मरने के लिए भेज दो। राघव का पाद सिर्फ तुम में से एक को ही मार पाया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं थोड़ी कोशिश करूं, तो मेरा एक पाद तुम सबको एक साथ मार सकता है। छोटे छोकरों, तुम्हारा बाप तुम्हें दिखाता है कि एक पाद से आसमान हिलाने का क्या मतलब होता है। अनिल को इस तरह मजाक करते देखकर राघव अवाक रह गया। क्या उसे सच में लगा कि उनके पास दिमाग नहीं है और वे एक ही चाल में 2 बार फंस जाएंगे? जूनियर, तुम मौत को दावत दे रहे हो। एंशिएंट रेस एक्सपर्ट्स में से एक सहन नहीं कर सका और गुस्से से आगे बढ़ा। इस वक्त अनिल ने अपने नितंब को हवा में ऊंचा कर रखा था, तो जाहिर तौर पर एंशिएंट रेस एक्सपर्ट ने तुरंत उसके नितंब पर एक लात मारी। मूर्ख, नितंब को लात मारने की बात आती है तो तुम मेरे परिवार के पुराने बॉस का मुकाबला नहीं कर सकते। अनिल ने तंज कसा और अचानक उसके हाथ उसके पैरों के बीच से बाहर आए। इस बेहद अजीब मुद्रा का उपयोग करते हुए उसने उस आदमी की टखने को पकड़ लिया। अनिल को बचपन से ही लात मार खाने की आदत थी। वो 36 अलग अलग रक्षात्मक मुद्राओं और 72 तरीफों से चकमा देने में माहिर था। इसके अलावा उसके पास पलटवार करने की 100 से ज्यादा तकनीकें थी। ये सब बॉसेस के साथ प्रशिक्षण का नतीजा था। जहां तक उस सोल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट की बात थी, उसने ऐसी अजीब तकनीक का सामना कब किया होगा? वो तुरंत पकड़ा गया। हैरान होकर वो संघर्ष करने ही वाला था। चले जाओ। अनिल ने अपने हाथ घुमाए और उस आदमी की लात की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने उसे अपने पीछे पत्थर के खंभे में फेंक दिया। सोल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट ने स्वाभाविक रूप से अपने चारों ओर एक रक्षात्मक बैरियर बनाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल युवन का संचार किया। मत करो। दूसरे सोल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स ने हैरान होकर चेतावनी दी। अगर वो अपनी स्पिरिचुअल युवन का संचार नहीं करता, तो पत्थर के खंभे को छूना खतरनाक नहीं होता, लेकिन अपने चारों ओर अपनी स्पिरिचुअल युवन का संचार करने से पत्थर के खंभे से टकराने को एक हमले के रूप में देखा जाएगा। अफसोस,
बहुत देर हो चुकी थी। वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट पत्थर के खंभे से टकराया और खंभे की रून्स एक बार फिर चमक उठी। वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट ऐसे फट गया जैसे वो टोफू से बना हो। यहां तक कि उसकी ह्यूमन स्पिरिट भी मारी गई। कुछ ही सांसों में दूसरा सोल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट मर चुका था। जहां तक राघव के समूह की बात थी, ये एक्सपर्ट्स उनके एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। राघव सॉवरेन ब्लड सील को घूर रहा था, विचारों में खोया हुआ। जब वे 2 सोल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स मारे गए थे, तो उसने प्राइमल केओस बीड को उनकी हेवनली दाओ एनर्जी को सोखने से रोक दिया था। जब उसने ध्यान से महसूस किया, तो उसने पाया कि उन दोनों मरे हुए सोल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स की हेवनली दाओ एनर्जी सच में सॉवरेन ब्लड सील द्वारा सोख ली गई थी। क्या इसका मतलब यह था कि सॉवरेन ब्लड सील में अभी भी और अजीब राज थे? अभी अनिल अपने हाथ में बचे हुए पैर को ठाली नजर से देख रहा था। एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट उसके द्वारा मारा गया था। उसे लगभग यकीन नहीं हो रहा था। अरे, ये थोड़ा ज्यादा जल्दी हो गया। तुम में से कौन मेरी मदद करना चाहता है ताकि मैं इसे फिर से अनुभव कर सकूं? मैं इसे पूरी ईमानदारी से अनुभव करना चाहता हूं। अनिल ने पैर को जमीन पर फेंक दिया और दूर हैरान सोल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स की तरफ मुड़ा। अरे, इतने बेरहम मत बनो। चाहे कुछ भी हो, अब मेरी बारी होनी चाहिए। केतन ने इसकी इजाजत देने से मना कर दिया। पहला राघव था और दूसरा अनिल, तो तीसरा उसे होना चाहिए। आह, ठीक है फिर, ठीक है, अपना नितंब उठाओ। हाँ, बिल्कुल ऐसे। रुको, थोड़ा और ऊंचा। हाँ, यही सही कोण है। हाँ, अगर तुम ऐसे खड़े होते हो तो वे जल्दी से आएंगे और तुम्हें लात मारेंगे। अनिल ने केतन की मदद करना शुरू कर दिया और एक पुराने उस्ताद की तरह उसका कोण सही करने लगा, जिससे वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स की तरफ अपना नितंब ऊंचा कर सके। अरे, तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो? इस तरह नितंब उठाना बहुत थका देने वाला है। जल्दी करो। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ये देखकर कि कोई नहीं आया, केतन ने उन्हें चिल्लाया। सोल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स के चेहरे बर्तन के नीचे की तरह काले पड़ गए थे। उनकी आंखों से जानलेवा इरादा बाहर निकल रहा था और उनके दांत इतनी जोर से भींचे हुए थे कि वे लगभग टूट ही गए थे। अगर पत्थर का खंभा नहीं होता तो वे एक ही हमले में उन तीनों को मिटा देते। ये तीनों छोकरे बहुत नफरत के ठाबिल थे। उन्होंने कभी भी उनके जैसे नफरत के ठाबिल किसी से मुलाकात नहीं की थी। राघव ने भावहीन होकर उन दोनों को यह नाटक करते हुए देखा। पहले उसने सोचा कि वे सिर्फ जानबूझकर सोल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स को गुस्सा दिला रहे थे, लेकिन अब उनके गंभीर भावों को देखकर उसे लगा जैसे उसने उनके दिमाग को ज्यादा आंक लिया था। सच तो यह था कि वे गंभीर थे। इस तरह की बुद्धिमत्ता के सामने राघव को तारीफ में झुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके अलावा गंभीर होने से उनका उकसावा नकली अभिनय करने वाले की तुलना में 10 गुना ज्यादा असरदार था। वे सोल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स इतने टुस्से में थे कि उनकी आंखें हरी हो रही थी। राघव ने यहां तक देखा कि कुछ एंशिएंट रेस एक्सपर्ट्स के बाल खड़े हो गए थे जैसे वे फटने ही वाले हों। उसने मन ही मन आह भरी। जीवन एक नाटक की तरह था जिसमें अभिनय की जरूरत होती थी, लेकिन आपका अभिनय कितना भी यथार्थवादी क्यों न हो, वो फिर भी नफली था। जब वे दोनों गंभीरता से अभिनय करते थे तो वे यकीनन लोगों को गुस्से से मार सकते थे। इस तरह की ठाबिलियत वो शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सीख पाएगा। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अचानक एंशिएंट रेस एक्सपर्ट्स में से एक गुस्से वाले शेर की तरह दौड़ता हुआ आया और केतन पर एक घूंसा मारा। यह कहा जा सकता है कि उसने पूरी तरह से अपनी समझ नहीं खोई थी। कम से कम वह लात की बजाय घूंसा मार रहा था। केतन ने अचानक एक पैर उठाया और उसकी मुट्ठी पर लात मारी। हालांकि अपनी आभा का उपयोग न करने पर भी उस सोल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट का घूंसा बेहद शक्तिशाली था।
और इसने केतन को कई कदम पीछे धकेल दिया। मैं तुम छोकरों को तोड़ दूंगा। एंशिएंट रेस एक्सपर्ट ने आसमान हिला देने वाली दहाड़ लगाई। पाव! अपनी दहाड़ के बीच में ही उसके चेहरे पर अचानक एक थप्पड़ लगा। थप्पड़ के पीछे की जबरदस्त ताकत ने उसके चेहरे का आधा हिस्सा अंदर धकेल दिया और उसका खून हवा में उड़ गया। राघव ने आखिरकार कार्रवाई की थी। इस थप्पड़ ने एक्सपर्ट को हवा में उड़ा दिया और जिस दिशा में उसने भेजा वो पूरी तरह से अनिल की तरफ थी। खाना आ गया। अनिल हंसा और अपनी तलवार नीचे मारी। खून उछला क्योंकि उस सोल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट का सिर अनिल की तलवार के नीचे फट गया। एक और सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ अपनी लापरवाही की वजह से मारा गया और खून के छींटे हवा में उड़ गए। 3 सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ मारे जा चुके थे। हालांकि ये कोई आसमान फाड़ देने वाली घटना नहीं थी, पर यह मामूली भी नहीं थी। लेकिन यहां इन विशेषज्ञों की मौत से कोई हलचल भी पैदा नहीं हुई। 3 शक्तिशाली सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों का अपनी नासमझी के कारण यहां मर जाना यकीन से परे था और उनकी मौत बेहद दुखद थी। उन्हें केवल फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र के 3 छोकरों ने काट गिराया। ऐसी मौतें बहुत ही गुस्सा दिलाने वाली थी। इस समय बाकी सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ भी आगे बढ़े, लेकिन वे सभी सावधानी से काम कर रहे थे। उन्होंने किसी भी जादुई कला का इस्तेमाल नहीं किया। वे जो कुछ भी करने की हिम्मत कर रहे थे वह था केवल शारीरिक शक्ति और अपने हथियारों का उपयोग। एंशिएंट रेस के विशेषज्ञों में से एक ने अपने दांत भींच लिए और राघव की ओर लपका, अपनी तलवार को नीचे की ओर चलाया। ताकत में मुकाबला। राघव अंदर ही अंदर मुस्कुराया। उसने भी अपनी तलवार निकाली और एंशिएंट रेस विशेषज्ञ के हथियार से टकराया। वो एंशिएंट रेस विशेषज्ञ वास्तव में पीछे की ओर धकेल दिया गया और अपने पीछे खड़े एक दूसरे एंशिएंट रेस विशेषज्ञ से टकरा गया। वे दोनों दूर जाकर गिर पड़े। शुद्ध शारीरिक शक्ति की बात करें तो हेवन अर्थ डिवाइन पूल के बपतिस्मा से गुजरने के बाद राघव की शक्ति एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई थी जिससे वो खुद भी डरता था। हो सकता है कि अगर एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करे तो राघव को अभी भी कुछ मुश्किल हो सकती है, लेकिन शुद्ध शक्ति में मुकाबला करने पर उसे उनमें से किसी से भी डर नहीं था। उसने अभी अभी एक को पीछे धकेला ही था कि एक अन्य विशेषज्ञ ने तलवार से उस पर वार किया। वह राइटियस पद के कपड़े पहने एक बुजुर्ग था। वो अविश्वसनीय रूप से तेज था और उसने एक धूर्त कोण से वार किया जिससे पता चला कि वह तलवार चलाने में माहिर था। उसने अपनी तलवार सीधे राघव की पसलियों पर घूमती, लेकिन जिस बात ने उस बुजुर्ग को हैरान कर दिया वो ये थी कि जब उसकी तलवार राघव से टकराई तो ऐसा लगा जैसे उसने एक ड्रैगन की खाल में वार किया हो। उसकी तलवार की नोक 3 इंच अंदर घुसी और फिर वह उसे और आगे नहीं बढ़ा सका। होशियार, किसी ने उसे चेतावनी दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राघव ने जानबूझकर उसका हमला सहा था ताकि वह अपना वार कर सके। मूल रूप से इस सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ को पूरा भरोसा था कि एक बार जब उसकी तलवार राघव में घुस जाएगी तो उसका विशाल स्पिरिचुअल युवन तुरंत राघव की सभी नाड़ियों को सील कर देगा, जिससे वह उसे आसानी से जिंदा पकड़ पाएगा। यही वजह थी कि उसने राघव पर हमला करते समय उसकी तलवार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। इसके बजाय वो राघव की हरकतों पर घृणा से भरा हुआ था। लेकिन राघव के शरीर में उसकी तलवार के साथ जब उसने अपना स्पिरिचुअल युवन चलाना शुरू किया तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने पाया कि जो स्पिरिचुअल युवन वह राघव के शरीर में डाल रहा था वो तुरंत सोख लिया गया। कल्टिवेशन रियल्म्स में अंतर के आधार पर एक फाउंडेशन फोर्जिंग कल्टिवेटर की स्पिरिचुअल युवन क्षमता की तुलना एक कप से की जा सकती है, जबकि एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर की स्पिरिचुअल युवन क्षमता एक पानी के टैंक की तरह होगी। लेकिन इस सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ को महसूस हुआ कि उसका स्पिरिचुअल युवन राघव के शरीर में एक समुद्र में बहती धारा की तरह जा रहा था। यहां तक कि थोड़ी सी भी हलचल नहीं हुई।
इस तरह वो राघव के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को कैसे सील कर पाता। जैसे ही वो सदमे से भरा, राघव ने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया। उसकी तलवार उसके प्रतिद्वंदी की कमर से गुजरी, उसे 2 हिस्सों में काट दिया। इस सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ का शारीरिक शरीर शक्तिशाली था, वरना वो राघव की तलवार की शक्ति को रोक नहीं पाता और तुरंत विस्फोट हो जाता। 2 हिस्सों में कट जाने के बावजूद वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ घबराया नहीं। उसका ऊपरी शरीर हवा में उड़ गया और हैंड सील्स बनाए। उसने अपने शरीर को फिर से जोड़ने के लिए हेवनली दाव ऊर्जा का इस्तेमाल किया, लेकिन ठीक इसी क्षण एक ब्रॉड स्वॉर्ड उसके सिर के पीछे से टकराई, जिससे वो फट गया। अनिल मुस्कुराया, हमारा समय बर्बाद करना बंद करो, बस मर जाओ। इस भयंकर लड़ाई में भी अनिल ने एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ की जान लेने का ये अवसर पकड़ लिया था। उसका सिर गायब हो जाने पर उसके शरीर से एक पारदर्शी आकृति बाहर निकली। ये उसकी युवन स्पिरिट थी। ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की एक शक्तिशाली बात थी। इस क्षेत्र में भले ही किसी व्यक्ति का शारीरिक शरीर नष्ट हो जाए, उनकी युवन स्पिरिट अकेले जीवित रह सकती थी, जिससे उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर पर कब्जा करने और पुनर्जन्म लेने का मौका मिलता था। हालांकि वो युवन स्पिरिट अभी अभी बाहर निकली ही थी कि आग के एक हाथ ने उसे पकड़ लिया और एक बोतल में खींच लिया। ये क्लाउड के लिए अच्छी चीज है, इसे बर्बाद नहीं कर सकते। राघव हंसा। उसने उस सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ की युवन स्पिरिट को सीधे रख लिया। सोल डिवाउरिंग वायलेट फ्लेम आत्माओं के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी थी, इसलिए उस सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ की युवन स्पिरिट को दूर रखे जाने से पहले विरोध करने का मौका भी नहीं मिला। सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ युवन स्पिरिट्स को संघनित कर सकते थे, लेकिन हर किसी के पास शक्तिशाली युवन स्पिरिट्स नहीं थी। उदाहरण के लिए एंशिएंट रेसेस की युवन स्पिरिट्स आमतौर पर बहुत कमजोर होती थी। कभी कभी उनके युवन स्पिरिट्स को नष्ट करने के लिए किसी आध्यात्मिक पहलू की जरूरत भी नहीं होती थी। इसलिए एंशिएंट रेसेस को इस पहलू में कठिन समय का सामना करना पड़ता था। बदमाश, तुम कहते हो कि तुम हेवन सीजन नहीं हो, फिर भी तुम लोगों की युवन स्पिरिट्स इकट्ठा करते हो। तुम तो करप्ट पद से भी ज्यादा दुष्ट हो। एक राइटियस विशेषज्ञ गर्जा। राघव की तलवार नाची, जिसने 3 सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों के हमले को रोक दिया। उसने ताने से कहा, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारी युवन स्पिरिट्स इकट्ठा करता हूं? क्या तुम भी उसी तरह मुझे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो? तुम्हारे सिर में कितना बकवास भरा है। राघव के सिद्धांत सरल थे। जिसने भी उस पर हमला किया या उसकी जान लेने की कोशिश की, उसे उसके द्वारा मारे जाने के लिए तैयार रहना होगा। उसे इस बात का कोई अपराध बोध नहीं था। लगातार सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों के मारे जाने के बाद बाकी बचे सभी को खतरा महसूस हुआ। ये तीनों लड़के बहुत शक्तिशाली थे और वे निश्चित रूप से उन्हें सामान्य फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों के रूप में नहीं मान सकते थे। ये खासकर तब सच था जब वे अब कोई जादुई कला या बड़े दाव इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। पूरी तरह से अपने शारीरिक शरीर पर निर्भर रहने से वे नुकसान में थे। राघव का समूह मानव रूप में जादुई जानवरों जैसा लग रहा था। यहां तक कि एंशिएंट रेस के विशेषज्ञ भी शारीरिक शक्ति में उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। जहां तक राघव के समूह की बात है, वे इस तरह की लड़ाई के आदी थे। केतन और अनिल ने भी 2 सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों को मार डाला। उनकी युद्ध भावना उफान पर थी और वे जैसे ही अपनी शक्तियां जारी करने वाले थे, राघव ने उन्हें चेतावनी भेजी कि वे ऐसा न करें, जिससे वे हैरान रह गए। हालांकि वे समझ नहीं पाए, लेकिन उन्हें राघव पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने इसी तरह लड़ना जारी रखा। कहना न होगा कि उन तीनों के पास वास्तव में भयानक शारीरिक शरीर थे। ये खासकर राघव के लिए सच था। केवल कुछ ही सांसों में उसने 4 सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों को मार डाला। बदले में वो खून से लथपथ हो गया।
रुको, हम ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? जब तक हम कोई जादुई कला का उपयोग नहीं करते, हम ठीक रहेंगे। हमें अपनी शक्तियों को दबाने की क्या जरूरत है? जैसे ही 13वां सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ मारा गया, उनमें से एक चौंक कर चिल्लाया। बाकी सभी को अब एहसास हुआ कि वह सही कह रहा था। जब तक वे पत्थर के स्तंभों को नहीं छूते, वे ठीक रहेंगे। उन्होंने अपनी शक्तियों को दबाना क्यों जरूरी समझा? सच कहूं तो वे सिर्फ सॉवरेन ब्लड सील से बुरी तरह से डर गए थे। साथ ही राघव के समूह से इतने गुस्से में थे कि वे भ्रमित हो गए थे। उन्हें अब जाकर सच्चाई का एहसास हुआ। जो मर चुके थे, उन्हें अगर ये पता चलता तो वे शायद पछतावे से भर जाते। अनिल और केतन को अब समझ आया कि राघव ने उन्हें अपनी शक्तियां जारी क्यों नहीं करने दी थी। यह इन मूर्ख लोगों को याद न दिलाने के लिए था। लानत है, तुम धूर्त छोटे बदमाश। एंशिएंट रेस के विशेषज्ञों में से एक गुस्से में गरजा। उसके पीछे उसके हेवनली दाव रून्स दिखाई दिए और एक भारी दबाव राघव के समूह पर उतरा। वह वास्तव में एक रैंक 7 सेलेस्टियल था। उसके बाद बाकी एंशिएंट रेस विशेषज्ञों ने भी अपनी शक्तियां जारी की। अपने क्राइस ऑफ द हेवनली दाओस को बुलाया। उनकी लड़ने की शक्ति तेजी से बढ़ी। अनिल और केतन ने भी अपनी शक्तियां जारी की। रैंक 8 सेलेस्टियल्स का दबाव बाहर निकला। हालांकि उनकी कल्टिवेशन बेसिस अपने दुश्मनों की हेवनली दाव ऊर्जा को दबाने के लिए बहुत कम थी। फाउंडेशन फोर्जिंग, जेड कोर, सोल ट्रांसफॉर्मेशन, उनके बीच दो प्रमुख क्षेत्र थे। इसके अलावा वे घिरे हुए थे। उन्होंने तुरंत सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों के समूह के खिलाफ बराबरी से लड़ने की क्षमता खो दी। ये देखकर कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों ने अंततः सच्चाई देख ली थी, राघव को एक बुरा एहसास हुआ। केवल कुछ ही आदान प्रदान के बाद वह जानता था कि वे लड़ना जारी नहीं रख सकते। उनकी वर्तमान शक्ति के साथ शायद 1 के मुकाबले 1 में वे सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ पाएंगे। लेकिन उनमें से इतने लोगों की शक्तियों के जारी होने के साथ भले ही वे जादुई कला या कोई बड़ा दाव इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, राघव का समूह इसे संभालने में सक्षम नहीं था। यह बस कुछ ही सेकंड की बात थी, इससे पहले कि वे मारे जाते। भागो! राघव ने जोरदार तरीके से अपनी तलवार चलाई, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। उसके आसपास के सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। इसके बाद राघव ने अनिल और केतन को पकड़ा, जो पहले से ही हाफ रहे थे और डेविल स्पिरिट माउंटेन के प्रवेश द्वार में भाग गए, तुरंत गायब हो गए। सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ तुरंत हैरान रह गए। वे लकड़ी की मूर्तियों की तरह वहां खड़े थे। सॉवरेन ब्लड सील के दूसरी तरफ से उन्होंने राघव की चिल्लाहट सुनी, हम जरूर लौटेंगे। क्या? सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ हैरान खड़े रहे। उनमें से एक की इच्छा थी कि उसमें ये कहने की शक्ति हो, अभी अभी क्या हुआ? 50 से अधिक सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों ने 3 फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्यों पर संयुक्त हमला किया था। उनके बीच 2 प्रमुख क्षेत्र का अंतर था, लेकिन उनमें से 13 मारे गए और फिर उन तीनों ने अपने नितंब थपथपाए और चले गए। इससे ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ हैरान और क्रोधित रह गए। वे जितना ज्यादा इसके बारे में सोचते, उतना ज्यादा उन्हें लगता कि वे फट सकते हैं। उनमें से हर एक प्रवेश द्वार पर हट से घूर रहा था, जैसे कि उन तीनों के वापस बाहर आने का इंतजार कर रहा हो। राघव, ये अद्भुत था। हमने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? चैनल में खींचे जाने के बाद अनिल और केतन ने राघव के सामने प्रशंसा में झुक गए। यह चैनल केवल जेड कोर क्षेत्र और उससे नीचे के लोगों को ही प्रवेश करने की अनुमति देता था। वे सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ उनका पीछा नहीं कर सकते थे। क्या हमें अब वापस जाना चाहिए? अनिल ने जैसे ही वे अंदर गए पूछा। राघव ने अपना सिर हिलाया। शायद तुमने इसे महसूस नहीं किया, लेकिन उन प्राणियों द्वारा स्थापित गठन से लोगों के एक बार अंदर आने के बाद लौटना मुश्किल हो जाता है। जब तक हम गठन से बाहर नहीं निकलते और वापस नहीं आते,
गठन हमें निकास नहीं ढूंढने देगा। चलो उस तरफ चलते हैं। जब वे पहली बार अंदर आए थे तभी राघव ने इस जगह के बारे में कुछ अजीब देखा था। अब वो एहसास और भी साफ था। ये एक पिंजरे जैसा था जो मछली को केवल अंदर आने देता था लेकिन बाहर नहीं जाने देता था। एक बार जब वे अंदर होते थे तो वे वापस जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते थे। हालांकि वो नहीं जानता था कि उन्होंने गठन को इस तरह से क्यों स्थापित किया होगा। 9 स्टार हेगेमन बॉडी आर्ट से अपने ज्ञान के साथ वो कुछ सामान्य नियमों का अनुमान लगा सकता था। हमें वहां वापस जाना होगा। अनिल और केतन के चेहरे बदल गए। हालांकि उनकी हिम्मत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उन भयानक प्राणियों के बारे में सोचकर भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये वास्तव में पीछे भेड़िया और सामने बाघ होने जैसी स्थिति थी। अगर उन्हें चुनना होता तो वे उन सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों का सामना करना पसंद करते। कम से कम बचने का कुछ मौका तो होगा और वे उनमें से कुछ को मार सकते थे। लेकिन इस दुनिया के अधिक शक्तिशाली प्राणियों के खिलाफ उनके पास कोई मौका नहीं होगा। वहां जाना खुद को मौत के मुंह में भेजना था। इसकी चिंता मत करो, वे उच्च स्तरीय प्राणी हमेशा के लिए देखते नहीं रहेंगे। राघव उन्हें सावधानी से वहां ले गया। जैसा कि अपेक्षित था, इस जगह तक पहुंचने की दूरी अत्यंत कम थी। उन्हें काली धुंध से बाहर निकलने में देर नहीं लगी। उनकी दृष्टि चमक उठी। वे गठन से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने हजारों प्राणियों को इधर उधर भागते काम में व्यस्त देखा। उन तीनों को देखकर वे हजारों प्राणी हैरान रह गए। आह, मुझे खुशी है कि तुम सब इतने समय तक अलग रहने के बाद भी ठीक हो। हम तुम्हें देखने के लिए ही वापस आए हैं। राघव ने पुराने दोस्तों का अभिवादन करते हुए प्राणियों की ओर हाथ उठाया। राघव की मुस्कान बहुत प्यारी और मासूम थी, बिल्कुल किसी पड़ोस के शरारती लड़के की निष्कपट हंसी जैसी। एक गर्मजोशी भरी मुस्कान। लेकिन उन विचित्र जीवों की नजरों में वो मुस्कान किसी राक्षस से भी ज्यादा भयानक थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही राघव मुस्कुराया और हाथ हिलाया, उसका दायां हाथ हवा में उठा हुआ था और उसके ऊपर एक विशाल गोला तेजी से बढ़ना शुरू हो चुका था। जब राघव का 3 लोगों का समूह भागा था और इस दुनिया के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ ने उनका पीछा किया था, तो वो विशेषज्ञ सॉवरेन ब्लड सील से खत्म हो गया था। उस घटना ने बाकी शक्तिशाली विशेषज्ञों को भयभीत कर दिया था और वे सभी पीछे हट गए थे। सिर्फ कुछ निम्न स्तर के जीवों को युद्ध क्षेत्र साफ करने के लिए छोड़ गए थे। पिछली बार केतन ने यहां गठन फॉर्मेशन में एक खिड़की बनाई थी और फिर राघव ने स्टार फॉल लॉन्च किया था, जिससे नुकसान इतना बढ़ गया था कि गठन ने अपनी स्वमम्मत प्रणाली भी खो दी थी। इतने विशाल गठन की मरम्मत करने के लिए उन्हें पहले युद्ध क्षेत्र को साफ करना था। इन जीवों में से कई मारे गए थे और उनके शवों को हटाने की जरूरत थी। इसलिए अब वहां केवल ये निम्न स्तर के जीव मौजूद थे। उनमें से सबसे शक्तिशाली के पास भी केवल फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र का तेज था। चांदी के पंखों वाले जीव तो थे ही नहीं। राघव को देखते ही वे सभी जीव डर के मारे उछल पड़े। उसके हाथ में उस विशाल गोले को देखते हुए निर्वाणा स्क्रिप्चर के सक्रिय होने से कांपती हुई दुनिया को महसूस करते हुए वे पलटे और भाग खड़े हुए। स्टार फॉल। राघव के हाथ में वो गोला टूटते तारे की तरह निकल पड़ा। जहां जहां से वो गुजरा, जमीन फट गई। वह 1000 मील से भी ज्यादा दूर गया और फिर फट गया। उन लपटों ने हजारों मील के इलाके में सब कुछ निगल लिया। पूरा डेविल स्पिरिट माउंटेन कांप उठा। अनिल और केतन हैरानी से भर गए। पिछली बार उन्होंने साफ देखा नहीं था, उन्हें बस एक भयानक क्यूआई वेव ने उड़ा दिया था, ऐसा महसूस हुआ था। लेकिन इस बार उन्होंने स्टार फॉल की शक्ति को स्पष्ट रूप से देखा। इसकी विनाशकारी शक्ति ने उनके होश उड़ा दिए। स्टार फॉल जारी करने के बाद राघव पलटा और भागने लगा। भागते हुए उसने चिल्लाया, दोस्तों,
ये छोटा सा तोहफा आप सबके लिए मेरे सम्मान को पूरी तरह से प्रस्तुत नहीं कर सकता। जल्दी ही फिर मिलेंगे। राघव, अनिल और केतन तेजी से भाग गए। लपटें उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी। राघव, तुम्हारी अपनी जादुई कला तुम पर खुद ही हमला क्यों कर रही है? अनिल ने चिल्लाकर पूछा, क्योंकि उसे अपने पीछे लावा जैसी गर्मी महसूस हो रही थी। कितनी नई बात है। क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारी पाद केवल दूसरों को घिनौनी लगती है, लेकिन तुम्हारी अपनी नाक पर हमला नहीं करती? राघव ने चिढ़कर कहा। वे तीनों जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे, लेकिन वे फिर भी लपटों की चपेट में आ गए। राघव ने एक लौ ढाल, फ्लेम बैरियर बुलाई जिसने उन्हें बचाया। हालांकि वे दूर फेंक दिए गए, उन्हें चोट नहीं लगी। अब गठन में विशाल खिड़की और भी बड़ी हो गई थी। राघव ने महसूस किया कि चैनल के नुकसान ने चैनल के नियमों को भी बहुत कमजोर कर दिया था। उन्होंने जल्दी ही कई भयानक तेज आत्माओं को करीब आते महसूस किया। शक्तिशाली जीव स्पष्ट रूप से चौंक गए थे। वे तीनों तेजी से सॉवरेन ब्लड सील की तरफ भाग गए। जिस बात से राघव को राहत मिली वो ये थी कि उसने महसूस किया कि वे भयानक जीव गठन की सीमा पर रुक गए। फिर उन्होंने पीछा करना जारी नहीं रखा। वे स्पष्ट रूप से सॉवरेन ब्लड सील को भड़काना नहीं चाहते थे। आह, कितना तरोताजा महसूस हो रहा है। मैंने पूरी जिंदगी में इतना तरोताजा कभी महसूस नहीं किया। राघव, तुम्हारा पीछा करना वास्तव में रोमांचक है, केतन ने उत्साह से लगभग नाचते हुए कहा। राघव के साथ बिताए इन पिछले कुछ दिनों ने आखिरकार उसे सच्चा रोमांच अनुभव करने दिया था। ये इतना रोमांचक था कि वो लगभग इससे मर ही जाता। हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेट में उसने उन्हें बॉसेस को हराने के लिए नेतृत्व किया था, और अब डेविल स्पिरिट माउंटेन में उसने इन भयानक जीवों को भी धोखा दे दिया था। बाहरी दुनिया की नजरों में ये जीव परम राक्षस थे, लेकिन राघव की नजरों में वे चींटियों की तरह थे। वो यूं ही आया और एक झुंड का तल कर दिया। अगर ये खबर फैल गई तो ये पूरी दुनिया को हिलाने के लिए काफी होगी। फिर डेविल स्पिरिट माउंटेन के प्रवेश द्वार के सामने उन्होंने 13 सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों को मार डाला था। यहां तक कि अनिल और केतन ने भी कभी सपने में नहीं सोचा था कि राघव का पीछा करके उन्हें ऐसी उपलब्धियां मिलेंगी। उनकी नजरों में राघव लगभग एक सर्वशक्तिमान देवता था। राघव, जब हम बाहर निकलेंगे तो तुम फिर से स्टार फॉल का उपयोग क्यों नहीं करते? वो चाल जबरदस्त है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अनिल ने पूछा। महसूस किया कि राघव की नजर थोड़ी अजीब थी। ऐसा लग रहा था कि उसमें अस्पष्ट रूप से तिरस्कार नाम की कोई चीज छिपी हुई है। क्या तुम्हें पूछते हुए शर्म नहीं आ रही? राघव ने सिर हिलाया। सबसे पहले तो मेरी लपटों का इन जीवों पर ही बड़ा असर होता है। ये अज्ञात है कि क्या मेरी लपटें उन सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों की रूनी बाधाओं, रानिक बैरियर्स को भी तोड़ पाएंगी। और अगर वे बाधाओं को तोड़ भी सके तो यह केवल उनके बाल ही झुलसा पाएगा। यह निश्चित रूप से कोई सच्ची चोट नहीं पहुंचा सकता। दूसरे, स्टार फॉल का हमले का क्षेत्र बहुत बड़ा है। यह दोस्तों या दुश्मनों में अंतर नहीं करता। एक बार वहां इस्तेमाल होने पर यह निश्चित रूप से सॉवरेन ब्लड सील से टकराएगा। अब समझे कि मैं तुम्हें ऐसे क्यों देख रहा हूं। तभी अनिल को एहसास हुआ कि अगर राघव ने वास्तव में स्टार फॉल का उपयोग किया तो क्या होगा, और वह ठंडे पसीने से भीग गया। वह सॉवरेन ब्लड सील भी दोस्त या दुश्मन में अंतर नहीं करता। अगर उन्होंने उस पर हमला किया तो ये उन्हें पल भर में अस्तित्व से मिटा देगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बाहर जाने से पहले कुछ दिन इंतजार करें और देखें, अनिल ने पूछा। इंतजार क्यों? हम सब व्यस्त हैं, तो उनके लिए इंतजार करने का समय किसके पास है? हम यह करेंगे। राघव ने अचानक उन्हें एक योजना बतानी शुरू कर दी जिसने उनकी आंखें चमका दी। वे तीनों सॉवरेन ब्लड सील की तरफ देखने लगे। नीचे निकास को देखते हुए वे ठीक ऊपर से उड़ गए, लेकिन वे एक साथ नहीं उड़े। राघव आगे था और वे पीछे उड़े।
डेविल स्पिरिट माउंटेन के प्रवेश द्वार के बाहर हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट के 7 बॉसेस हवा में 13 लाइफ स्टार विशेषज्ञों के साथ एक तीव्र लड़ाई लड़ रहे थे। ये एक अत्यंत भयंकर लड़ाई थी जिसने आसमान को हिला दिया। बॉस अनिल और मुनीर की लड़ाई सबसे जोरदार थी। रून्स फट रहे थे और लपटें आसमान को निगल रही थी। दोनों में से कोई भी फायदा हासिल नहीं कर पा रहा था। लड़ाई एक अस्थायी संतुलन में थी जिसमें कोई भी पक्ष दूसरे को हराने में सक्षम नहीं था। सच कहूं तो सामान्य मानकों के अनुसार बॉस अनिल और मुनीर की लड़ाई को छोड़कर बाकी 6 बॉसेस लाइफ स्टार विशेषज्ञों के मुकाबले पहले से ही कमजोर पड़ रहे थे। आखिरकार ये लाइफ स्टार विशेषज्ञ बेहद मजबूत थे और उनमें से 5 के पास पैतृक वस्तुएं एंसेस्ट्रल आइटम्स थी। वे 6 बॉसेस को लगातार दबा रहे थे, लेकिन 6 बॉसेस बेहद कठोर थे और मौत से नहीं डरते थे। उनके सभी दाव भयंकर थे और नतीजतन इन लाइफ स्टार विशेषज्ञों को सावधानी से लड़ना पड़ रहा था। आखिरकार वे केवल मदद करने आए थे। अगर उन्होंने अपनी जान गंवा दी तो यह बिल्कुल भी इसके लायक नहीं होगा। इसलिए वे सभी बहुत सावधान थे और ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट के बॉसेस अब अंदर से थोड़ा चिंतित महसूस किए बिना नहीं रह सके। ऐसा लग रहा था कि वे इस बार बहुत लापरवाह हो गए थे। लेकिन जिस एक चीज ने उन्हें सुकून दिया वो ये थी कि अनिल और केतन राघव के साथ थे। वे ठीक होने चाहिए। जहां तक सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों की बात है, वे सॉवरेन ब्लड सील के सामने एक पंक्ति में खड़े थे, एक नाकाबंदी बना रहे थे। वे मुहर के नीचे पोर्टल को घूर रहे थे। वहां से लगातार धुंध निकल रही थी। ये पोर्टल बेहद जिज्ञासु था। बाहर की तरफ वे अंदर कुछ नहीं देख सकते थे और इसके विपरीत भी। हालांकि वे सिर्फ एक कदम दूर हो सकते थे। ये टेलीपोर्टेशन की तरह था। क्या वे तीनों बच्चे अंदर मर गए होंगे? एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ ने चिंतित होकर पूछा। आखिरकार डेविल स्पिरिट माउंटेन 7 बड़े खतरनाक क्षेत्रों में से एक था। इसे मौत की जमीन के रूप में जाना जाता था। अंदर मरना बिल्कुल स्वाभाविक था। उन्हें नहीं मरना चाहिए। आखिरकार वे एक बार बाहर आ चुके हैं, किसी ने जवाब दिया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से आश्वस्त नहीं था। आखिरकार वे पहले डेविल स्पिरिट माउंटेन में प्रवेश नहीं किए थे और नहीं जानते थे कि अंदर क्या स्थिति है। तुम्हारा डैडी राघव वापस आ गया है। बच्चों, अपनी मौत का सामना करो। अचानक बिना किसी चेतावनी के एक आकृति प्रवेश द्वार से बाहर निकली। इससे पहले कि वे उसका चेहरा भी देख पाते, एक पहाड़ जैसी वस्तु उनकी तरफ टकराई। वो एक विशाल कड़ाही कॉल्ड्रन थी। ये अपार शक्ति के साथ नीचे गिरी, जिससे जमीन फट गई। सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों ने प्रतिक्रिया करते ही पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन कड़ाही बिना किसी चेतावनी के नीचे टकराई थी। उनमें से 3 को भागने का समय नहीं मिला क्योंकि वे हमले के केंद्र में थे। जमीन में एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया और वे सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ कड़ाही से टूटकर बिखर गए, यहां तक कि उनके मूल आत्मा ह्यूमन स्पिरिट्स भी नष्ट हो गए। बाकी लोग शक्ति से हवा में फेंक दिए गए, लेकिन जैसे ही वे पलटकर हमला करने वाले थे, 2 विशाल तलवारें उनकी तरफ लपकीं। ये दोनों तलवारें 3000 मीटर लंबी थी। वे तलवार प्रतिबिंब स्वॉर्ड इमेजेस नहीं, बल्कि तलवारों के सच्चे शरीर थे। ऐसे विशाल शरीर केवल पैतृक वस्तुओं के पास ही हो सकते थे। वे 2 पैतृक वस्तु तलवारें अनिल और केतन की थी। हालांकि वे एक पैतृक वस्तु की पूरी शक्ति को बाहर निकालने में असमर्थ थे, वे फिर भी उसके मालिक थे और अपनी वस्तुओं को उनके सच्चे शरीर को बुलाने का आदेश दे सकते थे। उनके विस्फोटक और अचानक हमले ने उन विशेषज्ञों में से 3 को और अलग कर दिया। वे तीनों वास्तव में बदकिस्मत थे। वे पिल टावर से थे और उन्हें खुद को बचाने के लिए किसी भी लपटों को बुलाने का समय नहीं मिला था। उनके शारीरिक शरीर टूट गए और उनकी मूल आत्मा बाहर उड़ गई।
लेकिन इससे पहले कि वे भाग सके, एक लौ हाथ, फ्लेम हैंड, ने उन्हें पकड़ लिया और वे गायब हो गए। कमीनो, मर जाओ। बचे हुए सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों ने अब केवल प्रतिक्रिया की और हमला करते हुए अपनी आभा को मुक्त कर दिया। उनके रूम्स ने उनकी रक्षा की। उनमें से काफी की आंखें लाल थी। ये गिरे हुए साथियों के लिए भावना के कारण नहीं, बल्कि 3 पैतृक वस्तुओं के कारण था। वे अनमोल खजाने थे। यहां तक कि लाइफ स्टार विशेषज्ञों के पास भी जरूरी नहीं कि एक हो, और इन लोगों में से किसी के पास एक नहीं था। सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों में एक पैतृक वस्तु की असली शक्ति का कुछ हिस्सा जारी करने की क्षमता थी, लेकिन वे इतने गरीब थे कि उनके पास एक भी नहीं था। अब 3 फाउंडेशन फोर्जिंग नवागंतुकों को पैतृक वस्तुओं का उपयोग करते हुए देखकर जैसे भिखारियों के सामने सोना पहने बच्चे, उनका लालच फट पड़ा। अनिल और केतन हैरानी से उछल पड़े। इन लोगों की भूखी भेड़ियों जैसी आंखें अविश्वसनीय रूप से खतरनाक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पिताओं का अभी अभी वध हुआ हो। वे तीनों अपनी पैतृक वस्तुओं को अंदर रख गए और वापस डेविल स्पिरिट माउंटेन में गायब हो गए। एक परिचित आवाज चाकू की तरह उनके कानों में चुभ गई। हम जरूर वापस आएंगे। इस एक वाक्य में पैतृक वस्तु से भी ज्यादा शक्ति थी। कई सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों ने एक मुंह खून उगल दिया। तुम कंफू कमीनो, मैं तुम्हें जरूर लाखों टुकड़ों में फाड़ दूंगा। एक भेड़िए की चीख जैसा एक क्रोधित और दुखद गर्जन पूरे डेविल स्पिरिट माउंटेन में गूंज उठा, जो काफी देर तक हवा में अटका रहा। स्टार फॉल, एक टूटता तारा डेविल स्पिरिट माउंटेन की ओर तेजी से निकला। यह पिछली बार से अलग था। इस बार राघव गठन फॉर्मेशन से बाहर भी नहीं निकले। इसके बजाय उन्होंने यह हमला चैनल के भीतर से ही भेज दिया। इस जगह के चारों ओर के गठन को लगातार तोड़ा गया था, और अब वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। बस आधे रास्ते में ही राघव जब चाहें तब वापस लौट सकते थे। वापस लौटने से पहले पूरे गठन से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं थी। राघव ने गठन के बाहर कुछ भयानक आभाओं को महसूस किया। वे डरावनी चीजें अब उनका इंतजार कर रही थी, इसलिए उन्होंने बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन वह खुद नहीं जा सकते थे। इसका मतलब यह नहीं था कि वह एक तोहफा नहीं भेज सकते थे। एक 300 मीटर का गोला तेजी से बाहर निकला। बाधा के बाहर वे 30 मीटर ऊंचे कई भयानक जीव राघव का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनका स्वागत स्टार फॉल ने किया। धमाका, भयानक लपटें फूट पड़ी, और यहां तक कि उन शक्तिशाली जीवों ने भी पूरी ताकत से रक्षा की। लेकिन वे स्टार फॉल की शक्ति को पूरी तरह से रोकने में असमर्थ रहे। जाहिर है, स्टार फॉल उन्हें घायल नहीं कर सका, लेकिन उसका विस्फोट उन्हें पार कर गया, और दूरी पर मौजूद कमजोर जीव दुर्भाग्यशाली रहे। वे बैंगनी लपटें कमजोरों को तुरंत भस्म कर देती थी। बाकी लोग इसलिए बच निकले क्योंकि वे दूर थे, लेकिन वे भी झुलस गए थे। उन भयानक जीवों ने आसमान को हिला देने वाला गुस्सा जाहिर किया। उनका गुस्सा लगभग इस दुनिया को आग लगा रहा था। उनमें से एक सीधे चैनल की ओर दौड़ा। इससे दूसरे जीव हैरान रह गए, और उन्होंने जल्दी से उसे पीछे खींच लिया। अगर उनमें से कोई भी चैनल में घुसकर सॉवरेन ब्लड सील के पास जाता तो वह धूल में बदल जाता। तोहफे के लिए शुक्रिया। चूंकि हम सब व्यस्त हैं, इसलिए हम रात के खाने के लिए नहीं रुकेंगे। फिर मिलेंगे। राघव ने चैनल से उन्हें अलविदा कहा और एक बार फिर भाग गए। पीछा किए जाने से डर रहे थे, लेकिन उन भयानक जीवों ने अपने पिछले सबक के बाद अब पीछा करने की हिम्मत नहीं की। ये गजब है। ये कमीने जीव इंसानों को काटने के लिए सुअर मानते हैं, और यहां तक कि हमारे शवों को औजार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हमें उनके साथ ठीक ऐसा ही करना चाहिए। अनिल और केतन दोनों को लगा कि इसमें मजा आ रहा है। वे लंबे समय से इन जीवों से घृणा कर रहे थे। वे अब भी इस बात से गुस्से में थे कि वे हेवन स्प्लिटिंग डिवाइन टैबलेट या अपने सीनियर के शव को वापस नहीं ला पाए थे।
हालांकि उन्होंने काफी संख्या में जीवों को मार डाला था, जिससे उन्हें कुछ तसल्ली मिली थी, और राघव के स्टार फॉल्स ने उनमें से अनगिनत को मार डाला था। फिर भी वे पूरी तरह से शांत नहीं हुए थे। क्या हम पिछली बार की तरह वही काम करने वाले हैं? केतन ने पूछा। नहीं, ये एक चाल एक से ज्यादा बार इस्तेमाल नहीं की जा सकती। वे लोग बेवकूफ नहीं हैं। वे इस बार निश्चित रूप से फैल जाएंगे और कुछ दूरी बना लेंगे। हमने पिछली बार जो किया था वो इस बार काम नहीं करेगा। राघव ने सिर हिलाया। तो फिर हम क्या करें? अनिल ने उत्सुकता से पूछा। ये आसान है, बस मेरे इशारों को सुनो। राघव हल्के से मुस्कुराए। डेविल स्पिरिट माउंटेन के बाहर, जैसा कि राघव ने अनुमान लगाया था, वे सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ प्रवेश द्वार से कुछ दूरी पर खड़े थे। वे फैल भी गए थे। इस तरह उन्हें अचानक हमले के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा सॉवरेन ब्लड सील से थोड़ा दूर रहने का मतलब था कि वे कुछ मजबूत चालें इस्तेमाल कर सकते थे। बस उन्हें सील को प्रभावित करने से बचना था। ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ सॉवरेन ब्लड सील के नीचे छोटे से चैनल को नफरत भरी निगाहों से घूर रहे थे। उनकी आभाएं अभी भी घूम रही थी, क्योंकि वे खुद को एक ही चाल में मारने के लिए तैयार कर रहे थे। वे राघव को तो नहीं मार सकते थे, लेकिन वे अनिल और केतन को मारकर उनकी एंसेस्ट्रल चीजें छीन सकते थे। जहां तक राघव की एंसेस्ट्रल चीज का सवाल था, वो पिल टावर का खजाना था, और भले ही वे उसे छीन लेते, वो अंत में पिल टावर को ही वापस करना पड़ता। लेकिन अनिल और केतन अलग थे। एक बार जब वे उन्हें मार देते, तो जो भी उनकी एंसेस्ट्रल चीजों को छीनने में कामयाब होता, वो उसे रख सकता था। अचानक चैनल खुला और एक 10 मीटर का कड़ाहा कॉल्ड्रन उठाए एक आकृति तेजी से बाहर निकली। वो राघव थे। बच्चों, तुम्हारा डैडी राघव वापस आ गया है। हार मान लो या लड़ो। राघव पहले ही एक साथ खड़े 2 सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों की ओर दौड़ पड़े थे। ये दोनों विशेषज्ञ एक ही संप्रदाय से थे, और राघव को अपनी ओर आते देख उन्होंने मन ही मन अपने बुरे भाग्य को कोसा। बाकी सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों ने राघव को ज्यादातर नजरअंदाज कर दिया। वे लगातार चैनल को घूरते रहे, साफ तौर पर अनिल और केतन के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे, ताकि वे उनकी एंसेस्ट्रल चीजें छीन सके। जहां तक उन 2 सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों का सवाल था, उन्होंने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उनकी तलवारें हवा को चीरती हुई उन पर झपटी। लेकिन उन्होंने जिसकी उम्मीद नहीं की थी, वो ये था कि राघव अचानक कड़ाहे को उनकी ओर फेंक देंगे। धमाका! उनकी स्वॉर्ड क्यूआई ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन से टूट गई, और जिस तेजी से राघव ने इसे फेंका था, उसके कारण इसकी गति थोड़ी ही कम हुई और ये उनकी ओर बढ़ता रहा। वे दोनों खुश हो गए। राघव ने वास्तव में उन्हें इतनी अच्छी चीज खुद भेज दी थी। एक बार जब वे उनसे ये एंसेस्ट्रल चीज छीन लेते, तो हालांकि वे इसे रख नहीं पाते, पिल टावर को उन्हें निश्चित रूप से कुछ फायदे देने पड़ते। राघव कितने भी ताकतवर क्यों न हो, 2 सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों के सामने यह काफी नहीं होता। इस कड़ाहे के साथ उनका अचानक हमला उनके लिए कोई खतरा नहीं था। ये उन्हें देने से अलग नहीं था। उन दोनों ने एक ही समय में हमला किया, तलवार की रोशनी को उजागर किया, जिसने एक बार फिर ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन पर वार किया। जब उनके हमले उतरने ही वाले थे, तो ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन अचानक तेजी से बढ़ने लगा, 300 मीटर ऊंचा हो गया। क्या इसे बड़ा करने से कुछ होता है? इसकी शक्ति पहले ही खत्म हो चुकी है। 2 सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों ने ताने मारे। ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन भले ही बड़ा हो गया हो, लेकिन उसकी गति पहले ही कम हो चुकी थी। उनकी नजर में राघव का हमला पूरी तरह से बेकार था। जैसा कि उम्मीद थी, जब उनके हमले हुए तो ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन कांप उठा और रुक गया। वे दोनों उत्साह से इसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन ठीक उसी क्षण जब उन्होंने ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन को रोका, तो उसके भीतर से 2 आकृतियां बाहर निकली।
दो विशाल तलवार की छवियां आसमान में उठीन और नीचे झपटी। स्प्लिट द हेवंस 4 गिरते ही दोनों तलवार की छवियां आपस में कट गई। दोनों सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों ने सहज रूप से अपनी रक्षा की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन वे अनिल और केतन जितने तेज नहीं थे, जो इस पूरे समय अपनी ऊर्जा जमा कर रहे थे। वे दोनों इस पल के लिए ब्लेजिंग ड्रैगन कॉर्डरन में छिपे हुए थे और सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। उनके अचानक हमले ने उन्हें उन दोनों को मारने की अनुमति दी, यहां तक कि उनकी यूएन स्पिरिट्स भी मर गई। वाह, बहुत बढ़िया काम, राघव ने तारीफ की। उन तीनों ने दोषरहित ढंग से मिलकर काम किया था। सफल होने के बाद वे तुरंत फिर से भागने के लिए मुड़े। कमीनों, ख्वाब देखते रहो, फिर से भागने के बारे में सोचना भी मत। इस समय 4 सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ पहले ही सॉवरेन ब्लड सील के सामने के क्षेत्र को अवरुद्ध करने चले गए थे, जिससे उन्हें भागने से रोका जा सके।